पूरी जो टीम है ना अभी वो धुरंधर 2 के लिए बहुत बिजी है। बहुत सारा पैच वर्क भी शूट करना था। 19 तारीख को धुरंधर 2 आ रही है। रणवीर हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। हमजा कुछ कह रहा है कि ये करो, नो। रहमान डकैत कह रहा है ये करो, नो। पूरी मीम से भर गया है। भाभी जी को हमने इतना तंग कर दिया कि वो पड़ोसी देश चली गई। मैं अक्षय को जानती नहीं थी, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाई। अक्षय इज ऑल्सो अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स और रिजर्व्ड है। टफ फॉर मी टू डू बिकॉज आई हैड टू जस्ट रियली स्लैप हिम। जब वी मेट के बाद मुझे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ उस फिल्म से। इट वॉज ओनली अबाउट द हीरो एंड हीरोइन। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आपको बहुत एडवाइस करते हैं और अब मुझे ऐसा लगता है सबकी एडवाइस बेकार थी। हाय सौम्या, वेलकम टू मिर्ची। हाय गौरव, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए सौम्या के लिए। पहले तो बताइए क्या चल रहा है आज, कैसे जा रहा है आपका दिन, हाउज इट गोइंग? आज इस खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला। ये हमारे बम्बई की ज़िंदगी में सबसे अहम सवाल ये होता है कि आज ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट सौम्या बताइए कैसे चल रही है लाइफ? मेरी लाइफ अच्छी चल रही है और इस साल कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप मुझे देखेंगे होपफुली। देखो बहुत सारी बातें करनी है, बट सबसे पहले तो आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ एंड क्या टॉपिक होगा जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और अभी भी रहने वाला है ट्रेंडिंग में। धुरंधर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धुरंधर 1 को बहुत प्यार मिला और सबसे ज़्यादा और मुझे बहुत प्यार मिला जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जो किरदार है उसको इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। और अब धुरंधर 2 की बात चल रही है क्योंकि 19 तारीख को धुरंधर 2 आ रही है। तो आप का सवाल है, मुझे पता है आपका सवाल क्या है। आप मुझे देखेंगे, बहुत बड़ा नहीं लेकिन देखेंगे ज़रूर। देखो मैं बहुत सारे सवाल आने वाले, ठीक है, और हम लोग एज आई नो आप इस फिल्म के एक पार्ट हो, बट हम लोग एज फ्रेंड्स एक जो फैन थियरीज हम लोग जैसे बात करते हैं ना फ्रेंड्स में, क्योंकि धुरंधर से बहुत सारे फैन थियरीज है, तो बहुत सारे बातें करनी धुरंधर पे। एंड मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं पूछने वाला, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट एक्सक्लूसिव ये मुझे मिला है कि मुझे नहीं सुना था मैंने अब तक कि आपने जो बोला है अभी, बट अब हो धुरंधर 2 में। वेरी ब्रीफली। ओके क्योंकि हम लोग एक्साइटेड है काफ़ी आपको देखने के लिए 2 में। बट सबसे पहले तो सबसे बेसिक सवाल, धुरंधर आई नो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बात किया है, बट आपके लिए बहुत स्पेशल रही है एक जर्नी धुरंधर वाली, क्योंकि जब शुरुआत हुई आई डोंट थिंक सो किसी ने इतना सोचा होगा। जी बिल्कुल नहीं सोचा मैंने गौरव। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं है कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिला। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि जब धुरंधर आई थी तो मैंने 5 दिन तक खुद फिल्म नहीं देखी थी क्योंकि मैं बहुत डर रही थी। रिलीज़ के बाद? मतलब जी, रिलीज़ के बाद मैंने बहुत दिन तक फिल्म नहीं देखी थी क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि मेरा किरदार छोटा है और कुछ नेक्स्ट में है तो पता नहीं लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि मैंने हमेशा ही लीड्स किए हैं बहुत वक्त तक। और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को लगेगा कि ये क्यों कर लिया। और ये भी लग रहा था कि विद वेरी सीनियर एक्टर अक्षय खन्ना, आई डोंट नो इफ़ एनीबडी विल इवन नोटिस मी। तो मैं बहुत डर रही थी, मैंने 5 दिन तक फिल्म ही नहीं देखी। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो देखो, देख तो लो यार। मैंने कहा नहीं प्लीज़। और मेरे फ्रेंड्स ने कहा चलो सब साथ में मिलकर देखते हैं। मैंने कहा नहीं तुम लोग धुरंधर के लिए देखो, मेरे लिए मत देखना। मेरी मम्मी को, मैंने अपनी सिस्टर को, सबको मैंने यही कहा था। अनटिल अनलेस रिव्यूज़ में सब लोग मेरी बात करने लगे, फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स के मैसेज आने लगे मुझे, फिर बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, फिर मैंने देखा कि मेरा पूरा इंस्टाग्राम मीम्स से भर गया है। ये विद इन 5 डेज पूरी मीम्स से भर गया है कि अरे भाभी जी को हमने इतना तंग कर दिया कि वो पड़ोसी देश चली गई से लेकर सब। हमजा कुछ कह रहे हैं कि ये करो, नो। फिर रहमान डकैत कह रहा है ये करो, नो। लेकिन फिर उल्फत कह रही है करो तो हम कर देते हैं। सो ये वाली मीम्स बन रही है और न जाने क्या क्या रील्स बन रही थी। मैंने कहा ये हुआ क्या है, ऐसा तो कोई बहुत मेरा बड़ा पार्ट नहीं था। एंड देन आई फाइनली वेंट एंड आई वॉच्ड इट। तो एक्चुअली आई वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग मच। मैंने ये फ़िल्म इसीलिए की क्योंकि मुझे आदित्य के साथ काम करना था। मैंने आदित्य के बारे में बहुत अच्छा सुना था अपने फ्रेंड्स से, इंडस्ट्री से, एंड आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम। एंड ऑल्सो बिकॉज आदित्य हैड टोल्ड मी कि आपने हमेशा बहुत ही चर्पी, ब्रीजी और मज़ेदार और मतलब बातूनी कैरेक्टर्स किए हैं। ये किरदार आपके सारे उस काम से बहुत अलग हट के है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अ व्यूअर टू वॉच। एंड मैंने सोचा इट विल बी चैलेंजिंग फॉर मी टू डू समथिंग सो इंटेंस। इससे ज़्यादा मैंने कुछ उम्मीद नहीं की थी। एज एन ऑडियंस भी जब वो हॉस्पिटल वाला सीन आता है और आप एकदम से चीखते हो वो,
तो मैं मतलब कभी देखा नहीं था आपको वैसे एक कैरेक्टर में, तो एज एन ऑडियंस भी हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी वो। जी एंड काफ़ी जो इस सीन का इम्पैक्ट भी, और आई थिंक जो आप बात करो ना कैरेक्टर का इम्पैक्ट, जी बहुत साइलेंट कैरेक्टर है बट जो उसका एक इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। जी। ये मेरे लिए भी बहुत लर्निंग थी कि मूवीज़ में बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका रन टाइम बहुत ज़्यादा हो, मतलब आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन छोटा कैरेक्टर भी अगर बहुत इम्पैक्टफुल हो तो वो भी अपनी पहचान या छाप छोड़ जाता है। और देर आर मैनी कैरेक्टर्स, जैसे हम शोले में कितने सारे किरदार बहुत वक्त के लिए नहीं रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे उनके पार्ट्स हैं, लेकिन वो हमें अभी तक याद रहते हैं। तो ये मेरे लिए लर्निंग थी एज एन एक्टर कि you need not be throughout the film, but you just have to be wherever you are, have to make an impact. अब जब धुरंधर का रिजल्ट तो मतलब क्लियर हो गया, इतने दिन थिएटर्स में भी चली, आई थिंक 90 to 100 days इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो धुरंधर के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई आपकी? धुरंधर के बाद ये लाइफ चेंज हुई कि पहले मुझे लोग गोरी मेम, अनीता के नाम से कहते थे, अब मुझे बहुत सारे लोग उल्फत कहते हैं, और लोचाए उल्फत गाने से बड़े इट्स ग्रेट। कितनी अजीब बात है ना, मैं खुद सोची थी, सॉरी आई एम गेटिंग फिलोसफिकल, कि हर एक एक्टर ना ये सोचता है कि मैं इस किरदार में झंडे गाड़ दूँ, लेकिन जब हम झंडे गाड़ देते हैं और फिर सब हमें उसी कैरेक्टर्स के नाम से पहचानने लग जाते हैं, फिर हमें लगता है अरे सिर्फ यहीं तक ना रुक जाएं, अब कुछ और। तो दैट इज़ आई थिंक द आयरनी ऑफ लाइफ, और शायद एक एक्टर की लाइफ की, हम किरदार में पहले जीतना चाहते हैं, फिर उस किरदार के बाद ऐसा लगता है इसी किरदार तक ना सीमित रह जाए सिर्फ। सो आई थिंक दिस इज द फाइट एंड बैटल फॉर ऑल ऑफ अस। और प्रोफेशनली भी काफ़ी चेंज हुई लाइफ धुरंधर के बाद? मतलब ज़्यादा मूवी ऑफर्स या ज़्यादा लोग अभी कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म करिए, ये शो करिए? हाँ, ये तो है। और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत एस्पिरेशनल हैं, जब वो तारीफ़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग वैलिडेशन कि काम को पहचाना गया और उन्होंने देखा, समझा, सराहा। पर आई फील द स्ट्रगल स्टिल इज़ टू गेट द राइट पार्ट, यू नो। हमेशा चैलेंजिंग बात ये होती है, मुझे ऐसा लगता है, इज़ टू गेट द राइट पार्ट फॉर यू। आई होप सो बहुत जल्दी वो हो जाए। बट धुरंधर में आपकी सीन्स के अलावा आपका फेवरेट सीन कौन सा है? जैसे मेरे लिए द क्लाइमैक्स सीन, जहाँ पे वो कार वाला सीन है, जहाँ पे पूरा वो होता है जो भी, मैं बहुत लोगों ने देखी है, बट स्टिल द क्लाइमैक्स सीन, आपके लिए कोई आपका एक फेवरेट पर्सनल सीन धुरंधर से? I like my scene. है ना? I liked my scene because it was very unexpected. I liked that scene of Rahman Dikait when he just bursts into dance. जब वो उनका जो उनका not in the शादी, जो दूसरा वाला है, उस गाने का नाम मैं भूल जाती हूँ, the Arabic rap song. क्या है? हाँ, फ्लिपराची। हाँ, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। अक्षय बहुत हसीन लग रहे थे उसमें, बहुत खूबसूरत, वो बहुत जच रहा था पूरा हर चीज़। ऑफ कोर्स द क्लाइमैक्स, जो वो गाड़ी वाला सीन था, जहाँ वो अचानक से उसको जब उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर ये तो मुझे कहीं और लेके जा रहा है, मुझे वो सीन बहुत खूबसूरत लगा। इसका रणवीर का, जब जो दूसरा जो स्पाई था उसको मारा जा रहा है, और जब वो अंदर आता है तो उसके जो चेहरे में डर, खौफ और जो दुख, और ये भी कि अगर इसने बोल दिया तो मैं भी नहीं बचूंगा, वो इतना सुंदर किया है रणवीर ने। साइलेंटली ही डिड दैट सीन सो ब्यूटिफुली, बहुत सुंदर किया रणवीर ने, बहुत अच्छा काम किया, रेस्ट्रेंट। आई थिंक रणवीर सिंह, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि एकदम अपोजिट इसमें दिखे वो, इसमें मतलब जो काफ़ी लाउड है आई थिंक एज अ पर्सन वो, एंड इसमें इनफैक्ट बहुत अपोजिट था धुरंधर में। जो साइलेंट और रेस्ट्रेंट एक्टिंग है ना, वो ज़्यादा मुश्किल है बजाय कि बहुत ज़्यादा डायलॉग्स वाली। सो डेफिनेटली अक्षय इज़ एंडियरिंग एंड ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस, मगर इवन रणवीर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैं आपसे डायरेक्टली एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? धुरंधर अभी चल गई फिल्म, ठीक है, अभी धुरंधर 2 भी आने वाली है। कोई अभी तक, मतलब जैसे यूजुअली होता है ना कि सक्सेस पार्टीज़ होते हैं या फिर जब एक फिल्म चलती है, अभी बहुत शांति वाला माहौल है, ठीक है? अभी भी, पहले भी इतने प्रमोशंस किए नहीं धुरंधर, आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंट थी टीम कि फिल्म अच्छी बनी है, और अभी भी वैसा ही है 2 के लिए। तो अभी कुछ शोर नहीं, आई थिंक अचानक से वो तूफान आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है वो। मेरे ख्याल से पूरी जो टीम है ना, अभी वो धुरंधर 2 के लिए बहुत बिजी है, क्योंकि डेट्स बहुत करीब थी, और
बहुत सारा उनको थोड़ा सा कुछ पैच वर्क भी शूट करना था, तो इसीलिए किसी के पास वक्त ही नहीं है इस वक्त. आई थिंक द होल टीम इज़ वेरी बिजी, ये कारण था. आई थिंक एक्स्ट्रा सीन्स भी ऐड हुए, आई फील, जितना मैंने आई डोंट नो मच, मगर मुझे पता चला है कि कुछ पैच वर्क शूट हुआ है. या धुरंधर के जब आपने इंटरव्यूज़ दिए थे स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है फिल्म के बारे में और आपके कैरेक्टर के बारे में, बट ऐसा कोई अननोन फैक्ट है धुरंधर के बारे में जो फैंस को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, जो आपके फैंस को पता होना चाहिए? कुछ तो एक होगा इंटरेस्टिंग, एनी अननोन फैक्ट. अननोन फैक्ट जो आपने कोई इंटरव्यू में बोला नहीं होगा, कुछ तो होगा. नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और जो मैं कह सकती हूँ वो मैं कह नहीं सकती हूँ जब तक धुरंधर 2 नहीं आ जाती. ओके ठीक है, एक स्पॉइलर है, बट एनीथिंग ऑन सेट जब आपका कोई सीन शूट हो रहा था, कोई किस्सा, एनीथिंग? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं यही कहूँगी, आई डोंट नो इफ कि मैं ना बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं थप्पड़ रियल में ना मारूँ, लेकिन फिर मुझे ना एक आदित्य ने आकर कहा कि भाई थप्पड़ मार दो ज़ोर से. मैंने बहुत चीटिंग करके मैं सोची थी कि मैं निकल जाऊंगी, लेकिन जब उनका क्लोजअप लगा अक्षय का तो मुझे कहा गया कि भाई मार दो, तो मैंने तो बहुत ज़ोर से मार दिया. लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा. दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप किसी सीनियर एक्टर के साथ काम करते हो, आप उनके फ्रेंड भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा उन्हें आप जानते भी नहीं हो. इट्स नॉट लाइक कि चल यार मैं तेरे को एक थप्पड़ मारूंगी, हाँ सॉरी. एक आपके बीच में एक दायरा भी है, क्योंकि वो अक्षय इज़ ऑल्सो अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और रिजर्व्ड हैं. तो दैट वाज आई थिंक टफ फॉर मी टू डू, बिकॉज आई हैड टू जस्ट रियली स्लैप हिम. देखो एक थियोरी है, आप उसका आंसर मत करना, सिर्फ हाँ या ना में आप बताना इफ पॉसिबल. आपको पता है बड़े साहब कौन है? क्योंकि बहुत थियोरीज चल रहे हैं. मुझे कुछ नहीं पता गौरव, एंड आई रियली मीन इट. मुझे सच में जेन्युइनली नहीं पता आपको नहीं, भी? मुझे नहीं पता. तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी धुरंधर, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी मुझे नहीं मिली. हाँ, मैं इट वही वाज अ पूछ रहा हूँ. सीक्रेट. लाइक बहुत सारी चीज़ें हमें वर्बली बताई गई, और मतलब वर्बली मुझे बताया गया, मतलब मैंने धुरंधर 1 का पूरा मैंने स्टोरी सुना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई गई, जो दैट वाज प्रोबेबली द प्रोटोकॉल ऑफ द फिल्म. चलो अगर एज फैंस हम लोग को ऐसे डिस्कस करना है, आपके हिसाब से कौन हो सकता है बड़े साहब? आई हैव एनी नो गेसेस? आइडिया. नो आई हैव नो आइडिया गौरव. नहीं फिर भी गेसेस, जैसे मेरे हिसाब से आई थिंक अर्जुन रामपाल ही है. गेस वर्क है. आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट. एज एन आर्टिस्ट आपको स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट से कुछ सीखने मिला नया एज एन एक्टर? वही मैंने जो आपको बताया कि मेरे लिए एक बहुत लर्निंग थी कि इट डजंट मैटर हाउ मच इज़ द रन टाइम, बट द इम्पैक्ट इज़ व्हाट मैटर्स इन फिल्म्स. इसके अलावा मेरी ये लर्निंग रही है कि जैसे कि अक्षय के साथ, मैं अक्षय को जानती नहीं थी. वी डिड नॉट इवन, मतलब जब मैंने उनके साथ पहला सीन शूट किया तो मैं उनको हाय या अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाई, या हम लोग बात भी हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो सीन जब हम शूट कर रहे थे जहाँ पर मैं उनकी सिगरेट लाइट करती हूँ और वो मेरी तरफ देखते हैं, एंड आई ऑलमोस्ट गिव हिम एन अप्रूवल कि जाओ तुम बदला लो. तो दैट वाज द फर्स्ट सीन, और मैं सेट के ऊपर 10 मिनट लेट आई. ही वाज ऑलरेडी इन द शॉट बिल्कुल तैयार था, क्योंकि वो मेरा पहला दिन था और वो कुछ हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे थे मुझ पे, तो लेट हो गया. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि यूजुअली मैं सीन्स में बहुत पहले आ जाती हूँ, और इस पर्टिकुलर सीन के लिए तो मैं चाहती थी कि पहले सीन के पहले मैं सबसे जाके मिलूँ, बातचीत करें, क्योंकि आई एम प्लेइंग हिज वाइफ. मगर बिल्कुल मौका ही नहीं मिला. बट द मोमेंट द कैमरा वॉज ऑन एंड ही लुक्ड at me and I had to do that scene with him, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो अक्षय है या मैं सौम्या हूँ, and that we don't know each other. It just felt like a real connection, and I felt like I'm just his wife. So I think that happens when you're working with a very good actor. You just somehow just are in that moment where it doesn't matter that you know each other or you don't know each other. You can still feel that connection in the scene, which is what I experienced. या देखो बहुत सारे हमने धुरंधर की बातें की, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज बात करना चाहता हूँ. बट एकदम बेसिक सवाल, आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, ठीक है ना, मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे एंड जितना मैं आपको समझा इंटरव्यू से, आप डरते नहीं हो, मतलब कोई फिल्टर नहीं है जो आपके मन में, आप बहुत देयर इज ट्रांसपेरेंसी जितना मैंने देखा है. तो एज अ पर्सन आप पहले से ही वैसे हो? आई एम टू रियल, स्टार्टिंग से ही वैसे? आई एम वेरी रियल पर्सन. आई डोंट नो पर्दा या मतलब वो तो दायरा हो सकता है, लेकिन आई एम अ वेरी रियल पर्सन. आई विल नॉट गिव यू एनी फेक आंसर्स. I might not give you some answers, but I'm just very real. वो तो हम समझ गए. बट इंडस्ट्री मतलब टीवी फिल्म्स भी आपने की,
क्या सीखा आपने आपके इस जर्नी से अब तक? एक मैसेज जो हम लोग मिलता है ना, एक लेसन। मैंने ये सीखा, जो कि मैं हर बार ये कहती हूँ, कि टैलेंट हर किसी कोने में, कहीं भी, सड़क पर, जूनियर एक्टर, सीनियर एक्टर, बड़े घर का बेटा, छोटे घर की लड़की, गली नुक्कड़, कहीं भी हो सकता है, उसका कोई एड्रेस नहीं होता। एंड माई लर्निंग इज़ दैट मैंने अब छोटे से लेके बड़े से बड़े एक्टर्स से और टैलेंट से सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम जूनियर एक्टर्स, आई हैव लर्न फ्रॉम वन डे एक्टर्स, एंड आई जेन्युइनली, ऑनेस्टली, आई क्रॉस माई हार्ट एंड आई वॉन्ट टू से दिस कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी आओ। एंड दैट इज़ वॉट आई विश फॉर माई इंडस्ट्री, कि हमारी इंडस्ट्री डेमोक्रेटिक हो जाए, क्योंकि कोई भी लोकेशन, पता, सरनेम टैलेंट का नहीं होता। एंड आई विश दिस इंडस्ट्री रन्स ऑन मेरिटोक्रेसी एंड वी डोंट हैव ग्लास सीलिंग एंड वी ऑल आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू कम्पीट। जैसे कि क्या होता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम देते हो, IIT, IIM, मेडिकल, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देते हो, वहाँ हर किसी को 3 घंटे या वो 2 घंटे मिलते हैं कि आप अपने काबिलियत के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। आवर इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट मेरिटोक्रेसी। सो आई रियली विश दैट वी हैव अ मेरिटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री। आपको लगता है ये चेंज आएगा अभी धीरे धीरे आगे? सोशल मीडिया से तो बहुत चेंज आया है, क्योंकि अब हर किसी के पास अपनी आवाज़ है। बहुत सारा टैलेंट, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, डांसर्स, बहुत सारे लोग हमें मिले हैं सोशल मीडिया से। लेकिन अभी भी इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक इन टू द इंडस्ट्री। जैसे हॉलीवुड में होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी भी फिल्म हो और बड़ा भी रोल हो ऑफ स्पाइडरमैन और सुपरमैन, देयर विल बी प्रॉपर ऑडिशंस और देयर विल बी प्रॉपर places for anybody and everybody who can do it. Or maybe at that level, maybe also there must be politics, I don't know, but as much as I understand. But फिर भी हमारी industry is not still open, it's getting to be open, but I hope it is open. So मैं ज़्यादा समझना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ इस पर, बट ऑडिशंस होते हैं राइट यहाँ पे भी? Auditions होते हैं, but you know, there are very, very few opportunities for new talent. नए लोगों के लिए। Yes. बट आई थिंक OTT के बाद आई थिंक वो OTT डेफिनेटली हैज़ इम्प्रूव्ड। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यकीन भी हो गया है, और मुझे लगता है जेन्युइनली कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो और अगर आप सिर्फ उस कंटेंट में सिर्फ नाम की वजह से कुछ लोगों को एक सेटअप बना के ना भी बनाएं, और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो चलेगा। सो द कास्टिंग शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा मार्केटिंग की में हम सेटअप बना रहे हैं कि ये चलना चाहिए। द कास्टिंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई थिंक ऑल्सो धुरंधर वर्कड इज़ कि धुरंधर में सबसे बड़ी स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट सबसे ऊंची थी, स्क्रिप्ट सबसे बड़ी थी, और सभी लोगों का योगदान उस स्क्रिप्ट की तरफ था। भले म्यूज़िक हो या कुछ भी हो, नोबडी वाज बिगर देन द फिल्म, देन द स्टोरी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई थिंक एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर एंड बिकेम अ हिट। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हर एक डिपार्टमेंट वाज वेरी स्ट्रांग, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, एवरीथिंग। Shashwat has done such a fantastic job. I think he's one of the Dhurandhars in the movie. Uski music has just uplifted the whole film. So beautifully done. I just feel कि सेकंड पार्ट के लिए क्या प्रेशर होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना हो गया। ओके, बट हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। अगर आपने 2 चीज़ें तो हमें बोली कि एक ऑडिशंस का और एक जो आपने पहले एक कंसर्न आपने बताया, बट एनीथिंग, एक नया रूल अगर आपको एक बनाना होता है इंडस्ट्री में, क्या बनाते आप? इफ़ यू हैड द पावर टू क्रिएट अ न्यू रूल, तो आप क्या करते? I would actually tell the studios and the big people who are green lighting projects to green light it on the basis of the merit of the content and not by who's leading it. But I think वो भी चेंज अभी आ रहा है धीरे धीरे, आई फील अभी, मतलब not that much, नहीं? but yeah, it's tough. दिल्ली अभी दूर है। yeah. आप कौन से टाइम की फिल्म्स देखते हो वैसे इन जनरल, फ्री टाइम में, या कौन से टाइप का कंटेंट आप फॉलो करते हो? मतलब मैंने पिछले साल मैंने लापता लेडीज़ बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने 12th फेल बहुत इन्जॉय किया।
ये 2 फ़िल्में मुझे अच्छी लगीं और दोनों ही बहुत बड़े स्केल पर नहीं थी, छोटी फ़िल्में थी, लेकिन कितनी खूबसूरती से बनाई गई थी। इनफैक्ट लापता लेडीज़ में सभी लोग नए थे और सबने कितना सुंदर काम किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट डजंट मैटर इफ़ यू डोंट हैव अ बिग नेम, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपका प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए। तो मैं रियली ये विश करती हूँ कि ऐसा हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, स्टूडियो सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री मिले कि हम अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक फिर बिजनेस ही नहीं बन पाएगा। बिजनेस नहीं बनेगा तो फिर लोग पैसा नहीं डालेंगे। तो पूरा एक लूप है वो। करेक्ट। अगर आपको मैं बोलूँ, अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आप खुद को कुछ एक एडवाइस देना चाहोगे? एनीथिंग लाइक अभी वाली सॉन्ग में? टू नॉट लिसन टू एनीबडीज एडवाइस, क्योंकि किसी को नहीं पता। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आपको बहुत एडवाइस करते हैं और मैंने क्योंकि मैं तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई हूँ और मैं बहुत छोटे शहर से भी आई हूँ, तो मेरा कोई यहाँ पर ना तो कोई फाउंडेशन था और ना ही कोई ऐसा था जिससे मैं जानती थी, कोई बैकिंग तो बहुत दूर की बात है। सो आई वाज ऑल्सो फाइनेंशियली सपोर्टिंग माई सेल्फ। तो बहुत सारे लोग एडवाइस देते थे, बहुत सारे बड़े छोटे मैनेजर्स, PR भी हो गया या प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सब लोग एडवाइस देते थे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि सबकी एडवाइस बेकार थी, क्योंकि कोई एडवाइस किसी एक इंसान पे फिट ही नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अपनी अलग होती है। एक कोई बंदा है जो पार्टी में जाके नेटवर्किंग कर सकता है, एक मेरे जैसी लड़की है जो पार्टी में जाके धेला नहीं कर सकती, वो कोने में जाके ही खड़ी होगी। दैट्स माई पर्सनैलिटी। या सो देयर इज समबडी जो कोल्ड कॉल करके पुश कर सकता है, देन देयर इज समबडी वो सिर्फ ऑडिशंस में ही कर सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर इंसान की अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है और हर इंसान की अपनी खुद की जर्नी होती है। तो आप कोई एक पौड़ी बना के या एक फॉर्मूला बना के नहीं कह सकते कि बेटा तेरे को अगर सक्सेसफुल होना तो ये कर, कोई फॉर्मूला नहीं है। So I think whoever is giving you advice, just take it with a pinch of salt. I think the only advice or the only thing that actually works is अपने आप को बेहतर करो और डटे रहो। इसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं जो चलती है, बाकी सबका अपना रास्ता है। बट मैं आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करूँ कि मेरा भी एक इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, अगर मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ, कोई अगर बात करे 6 लोग, तो मैं जाके आई कैंट बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। मेरा थोड़ा है, मतलब ऐसे बात कर सकता हूँ इंटरव्यूज़ में, बट अगर कोई 5 लोग खड़े और मुझे अगर जाके पार्ट बना तो मेरे से नहीं होता, वो मैं मिक्सअप नहीं हो सकता। सो बट इंडस्ट्री में, ये प्रोफेशन में आई थिंक कॉन्टैक्ट्स बनाने भी उतना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सोशलाइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क, टू गेट टू नो द राइट पीपल कि आप करें, मगर नेवर वर्कड फॉर मी। मतलब मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं किसी से भी जाके कह सकती हूँ कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास जितना भी काम अभी तक आया है वो सब अपना रेगुलर रूट से आया है। कोल्ड कॉल, कास्टिंग डायरेक्टर, नॉर्मल जैसा एक रूट होता है। तो बट अगेन देयर इज़ नो रूल। हो भी सकता है कि कल मैं किसी को बोलूँ मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, वो मुझे काम दे भी दे। तो मुझे ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई रूल ही नहीं है लाइफ में, सक्सेस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एंड हुएवर इज गिविंग यू एन एडवाइस हिमसेल्फ डजंट नो व्हाट टू डू। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और एक मतलब होता है ना, जैसे कि एग्जाम में जाते थे, हमको फर्रा मिलता था, भाई ये ले, इसका ये आंसर है। जिंदगी में कोई फर्रा ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, सब चल रहे हैं अपने हिसाब से और सब अपने हिसाब से हो रहा है काम। काफ़ी मतलब सोचा नहीं मैंने कभी है, बट आई थिंक वही है कि अपना करते रहो, आजू बाजू और डटे रहो, रेजिलियंस। तो अगर आपसे कोई आके मिले एंड उन्होंने बोला कि मुझे बॉलीवुड में आई वांट टू बी द टॉप एक्ट्रेस, किसी का सपना है, तो आपको एक टॉप 3 चीज़ें क्या बताओगे उनको? Work on your craft. You have to be a terribly good actor. Second, उसका रीज़न क्या है आने के लिए? फेम है, मनी है, या जेन्युइनली यू रियली वांट टू बी एन एक्टर? क्योंकि बिना पैशन के चलेगा नहीं इस इंडस्ट्री में। थोड़े दिनों बाद लोगों को मेंटल इलनेस हो जाती है, लोग चले जाते हैं, उनको वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। और तीसरा, आप में कितना रेजिलियंस है, आप कितना खड़े होकर डिफीट, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन ले सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर इज़ वेरी अनग्लैमरस।
राइट? लोगों को लगता है कि बड़े मज़े आ रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, बट दैट्स नॉट लाइफ, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइफ. मुझे मतलब आई हैव अ वेरी बोरिंग लाइफ. जो मेरे बाकी जो दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, वो उनको मेरी ज़िंदगी बहुत बोरिंग लगती है. बोलती तू 10:30 बजे सो जाती है, फिर तू 6 बजे उठ के जिम करती है, उसके बाद फिर तू चली जाती है 12 घंटा काम करने के लिए, फिर तेरे पास फ़ोन पे किसी से बात करने का भी टाइम नहीं होता है. तो यू आर लिविंग अ लाइफ ऑलमोस्ट लाइक अ स्पोर्ट्समैन, राइट? बिकॉज अगर आप अपनी रिजीम फॉलो नहीं करोगे देन यू विल नॉट लुक प्रेजेंटेबल. अगर आप सेट एटलीस्ट दिस इज़ हाउ माई पाथ हैज़ बिन. तो इट इज़ अ वेरी टफ लाइफ. यू ऑलमोस्ट हैव टू बी लाइक अ योगी. मुश्किल होता है कभी कभी ये सब, मतलब हाँ बिल्कुल होता है. मुझे याद है कि जब रोज़ रोज़ शूट पे जाना पड़ता है, और कई बार ऐसा कैसे मौके होते हैं आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपका मेंटली मन ठीक नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ आपने पिछली रात को बहुत रोया है. मैं तो बहुत रोती हूँ अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ हो जाता है. आपके आंखें पूरी फूल गई हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है कि आप जाके कॉमेडी सीन करो, मगर फिर भी आपको जाकर प्रेजेंटेबल लगना है. बर्फ़ से आप आंख सेक रहे हो, किसी तरह शक्ल ठीक हो जाए. अनलाइक एनी अदर इंडस्ट्री की, चलो आप बैंक के जॉब में हो, कोई आपको नहीं देख रहा है, एक दिन 2 दिन आंख सूजी और मुंह गप्पू हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट वी कैन नॉट बी स्पेयर्ड. वी हैव टू बी फिजिकली बी देयर. सो इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री. एज हम लोग जब एज ए ऑडियंस देखते हैं ना इंस्टाग्राम रील्स पे या मूवीज़ देखते हैं थिएटर्स में, तो हम लोग तो लगता है कि यार एक्टर्स की लाइफ क्या सही होगी, मतलब क्या सॉर्टेड है, मतलब मूवीज़ कर रहे हैं, थिएटर्स में आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स. बट आई थिंक एक दूसरी साइड भी होती है जो बहुत लोग बात नहीं करते एक्टर्स के, एक जो स्ट्रगल वाला एक पार्ट होता है एक डेली लाइफ. मैंने 6 साल से शक्कर, शहद, गुड़, शक्कर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं खाया. देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, मेल एक्टर्स ऑल्सो, जब उनके शर्टलेस सीन्स होते हैं वो सॉल्ट नहीं खाते, 24 घंटे पानी नहीं पीते. पानी भी नहीं पीते ऑफ कोर्स, बिकॉज देन यू हैव टू शो दैट रिप्ड बॉडी, राइट? तो नहीं तो वाटर रिटेंशन हो जाता है. सो इट्स नॉट ईजी. यू हैव टू बी फिजिकली मेंटली प्रेजेंट, बी प्रेजेंट देयर. और वो सारी महीनों की, सालों की मेहनत एक फ्राइडे में जिसकी धज्जियाँ उड़ सकती हैं, जिसमें कि आपकी कभी कभी गलती भी नहीं होती है और आपको मतलब गालियाँ दी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, और कभी कभी पीआर में या न्यूज़ में आपके बारे में ऐसा लिखा जाता है जो बिल्कुल सच ना हो. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. अब तो ये पीआर का भी अलग चालू हो गया ना, एक पीआर अगेंस्ट कुछ कर देते हैं. आई मीन इन द सेंस पीआर शायद गलत वक्त था कि न्यूज़ में आपके बारे में कुछ ऐसा लिखा जाए जो कि सच ना भी हो. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट. एज एन एक्टर सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या होती है? सबसे डिफिकल्ट चीज़ फॉर मी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज़ नॉट टू एक्ट. कि काम करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी इज़ टू गेट द राइट प्रोजेक्ट. आई थिंक दैट आई फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट प्रोजेक्ट. काम बहुत होता है लेकिन सही प्रोजेक्ट मिलना आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. टू गेट द राइट स्क्रिप्ट. ओके. आपने अभी ये फूड का आपने बोला कि आपने शक्कर छोड़ दिया, आई थिंक शुगर, जैगरी 6 साल से. ऐसी भी कोई एक्सट्रीम चीज़ आपने कभी अपने काम के लिए कही है फूड में, मतलब छोड़ ही दिया और कोई खाना? नहीं, बाकी मैं सब कुछ खाती हूँ, मगर मैं शक्कर, शहद, गुड़ और शुगर के सब्स्टिट्यूट जैसे स्टिविया या बहुत सारी जो अलग अलग सुक्रोज वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं खाती. सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल द डिजर्ट्स मेड ऑफ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स. सो आई एम क्लीन. 6 years क्लीन. कभी भी मन नहीं होता ऐसे देख के? बहुत होता है. और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बचपन में चीटी कहते थे क्योंकि मुझे इतना शक्कर से प्यार था. जब मेरी बर्थडे होती थी तो मेरे घर में 2 किलो की केक आती थी, द चॉकलेट केक, और मैं इतनी लालची थी कि बहुत सारे फ्रेंड्स भी छोटी छोटी चॉकलेट वो ले आते हैं ना केक्स, तो वो मैं सबको काट काट के बंटवा देती थी. वो जो मेरी फेवरेट जगह से केक थी वो मैं अपने बिस्तर के नीचे रख देती थी कि कोई ना खाए, और पूरा 2 दिन मैं सिर्फ वही खाती थी. मुझे इतनी पसंद है शक्कर, बट आई गेव इट अप. बाप रे, मतलब बहुत मुश्किल हो गया. चीट डेज भी आप कभी नहीं करते? तो मैं वो मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब आई हैव जैसे कैरेट केक हो गई, या फिर केक जिसमें कि डेट्स हो, फ्रूट जैसे मैंगो मूज हो गया, तो जिसमें कि फल और ड्राई फ्रूट्स से बनी हुई चीज़ें मैं खा सकती हूँ. बट आई डोंट ईट शुगर और हनी और जैगरी. बाप रे, सोच के ही मुझे बहुत मुश्किल हो गया ये. बट हम लोग इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे. आपको एग्जैक्टली कितने ईयर्स हो गए जब से आपने काम चालू किया इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? 17 years. मतलब ये मेरा पॉइंट है कि
एक दिन आता है हर एक की लाइफ में जहाँ पे वी आर लाइक कि हाँ ये मेरा दिन है, मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते बट एक सेल्फ अचीवमेंट वाला एक दिन होता है जहाँ पे हमें खुद पे एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि हमने करके दिखाया। आपके लिए वो दिन आपको याद है कोई? या यार पे मैं लाइक तो बड़ी सेल्फ क्रिटिकल हूँ, मुझे हर बार ही नर्वसनेस होती है, मुझे हर बार ही ऐसा लगता है, मुझे कई बार इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता है, मुझे तो हर बार ऐसा लगता है। मुझे याद है कि जब मैंने ये सीन किया था या एक और सीन किया था तो मैं ये रात को 1 साल तक यही सोचती रही, बिकॉज आई हैड शॉट दिस 1 ईयर अगो, कि यार इसको मैं ऐसे कर सकती थी, इसको मैं ऐसे कर लेती तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता। तो वो मैं साल भर सोचती रही कई मरतबा। एक बार तो मैंने आदित्य को जाके बोला, आदित्य मैं अपनी इज्जत तो मेरी रह जाएगी ना, तो आदित्य वाज लाफिंग लाइक यू हैव डन वेरी वेल। तो मैं आई एम नॉट वन ऑफ देम जो खुद को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, जो गॉगल्स पहन के शीशे के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आई एम नॉट दैट कैटेगरी, आई एम ऑलवेज नर्वस, ऑलवेज क्रिटिकल, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद मैं ऐसा करती तो बेहतर होता। तो जब आप टीवी शो कर रहे थे तब तो फिर ये तो डेली बेसिस पे। आई नो, मेरे डायरेक्टर जो थे शशांक बाली, वो मुझसे कहते थे आप इतना मत सोचा करो, क्योंकि मैं कभी कभी उनको बोलती थी अरे वो शॉट सर कितना अच्छा था, लेकिन एडिटर ने तो ये नहीं लगाया, वो लगा दिया। तो वो मुझे देख के बोलते थे इतना मत सोचा करो, इट्स फाइन, जस्ट मूव ऑन। सो आई एम अ सेल्फ क्रिटिकल पर्सन। मुझे इससे याद आया कि जब मैंने कल मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था कि मैं आपके साथ में पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो आपके शो पे भी बहुत सारे सवाल आए थे मुझे। एंड आई नो वो इन्फॉर्मेशन है कि आपने शो क्यों छोड़ा, ये सब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट अगेन कोई अननोन फैक्ट अबाउट द शो जो फैंस को पता होना चाहिए, क्योंकि इतना आइकॉनिक शो है, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है जो फैंस को पता नहीं इतने सालों से इतना सब कुछ तो बात हो गई उसके बारे में। हाँ। I'm still so good friends with so many people from that show. Asif ji is a dear friend. Benaifer, the producer of that show, is such a good friend of mine. So many of them, Happu, Deepesh of course is not there with us, Vaibhav, Rohit ji, they're all such good friends of mine. क्या नहीं पता है? I don't know. नहीं? You have to ask me. I can't think of anything. रेडिट पे मतलब कोई अननोन फैक्ट नहीं, रेडिट पे मैं पढ़ रहा था आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो आई थिंक आपने कोई ऑन सेट किसी की आई थिंक कोई हेल्प की थी, ऐसा कुछ था क्या? ये रेडिट पे मैंने पढ़ा। हाँ, दीपेश हमारे सेट पर मलखान का रोल किया करता था, और सपोर्टिंग एक्टर था 3 वो जो लड़के हैं, टीका, मलखान, टिल्लू। और दीपेश का हम सब लोग, वो गाता बहुत अच्छा था और बोलता बहुत ज़्यादा था, तो उसको सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो मुझसे बहुत बात करता था, और बहुत सालों से वो इंडस्ट्री में काम कर रहा था। वो उसका दिल था कि वो घर बनाए, और उससे भी ज़्यादा उसका दिल था कि वो शादी कर ले। सब उसका मजाक उड़ाते थे कि तेरी तो शादी नहीं होगी, तू इतना बोलता है, तेरी शादी नहीं होगी। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी शादी हो रही है। फिर उसने वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो हम लोग साथ बात करते थे, तो उसको फाइनली एक लोन भी मिला, तो मैं बहुत खुश थी उसके लिए। फिर कोविड के वक्त उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि कोविड के पहले ही कि माई वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग। तो उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत 1-1.5 साल में सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा, तो ही उसमें शेयर विद मी। और अचानक से एक दिन कोविड के ही वक्त हमें पता चला कि वो क्रिकेट खेल रहा था और वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे पता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उस घर में लगा दी थी, और उसको बहुत मुश्किल से लोन मिला था। और उसने अनफॉर्चुनेटली लोन पे इंश्योरेंस भी नहीं लिया, पता नहीं कैसे उसने क्या किया, और उसके दोनों पेरेंट्स भी नहीं थे। और लड़की जो थी वो दिल्ली से आई थी, वो काम नहीं कर रही थी, शी वॉज़ यंग, 30 ईयर्स ओल्ड, और वो अपना काम छोड़ के आई थी। सो आई रियलाइज़ कि बैंक से लोन लिया है, और अगर वो EMI नहीं दे पाएगी तो बैंक थोड़े दिनों में नीलाम कर देगा घर। सो आई वॉज ब्रोकन, और मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बेटे को घर तो मिलना चाहिए उसके फादर का, दैट्स वन थिंग वी शुड मेक श्योर। सो आई हैड स्टार्टेड अ फंड फॉर हिम। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मैंने किया, और मैंने एक फ़ंड खोला और एक वीडियो डाला अपने इंस्टाग्राम पे कि दीपेश इतने सालों से हंसाते आया है, एंड आई डोंट वांट हिज सन टू नॉट गेट दैट हाउस जिसके लिए उसने ज़िंदगी भर कमाई, उसका सपना था घर खरीदना। और 60 लाख रुपीज़ आई कलेक्टेड। और मैं बैंक में गई थी, मुझे याद है मैंने उनसे, बैंक मैनेजर से कहा था कि आप मुझे ना थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा ग्रेस पीरियड दे देंगे। लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ कि 45 डेज़ में
और लेस देन 45 days, 40 days आई थिंक, आई वेंट टू हिम विद 60 लाख रुपीज़. भाभी जी के सेट से भी प्रोड्यूसर ने बहुत हेल्प किया, उन लोगों ने भी कलेक्ट करके दिया. एंड देन आई जस्ट पेड ऑफ द लोन. घर का पेपर्स आई गिव टू द वाइफ, और फिर हमने लीगली भी उसको सिक्योर कर दिया. मैंने आई टुक द लॉयर फ्रॉम माई प्रोड्यूसर कि अब उस घर को और कोई क्लेम ना कर सके. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि दीपेश का बेटा स्कूल जा सकेगा और घर में रह सकेगा. आई थिंक इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए मतलब टू यू. काफ़ी बड़ी बात है. एंड मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि कैसे आप जब काम करते हो आपके आसपास के लोग एक फैमिली तरह हो जाती है. जी जब आप इतने साल से एक शो में थे, एक जी. फैमिली बन जाती है ना जी, सब. फैमिली बन जाती है. और हर इंसान ना आप सपने लेके आता है. मतलब हम अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से. बॉम्बे आसान जगह नहीं है. हम सपने लेके आते हैं अपने, और हमें ये नहीं पता होता कि हम इतना जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इतना जूझ रहे हैं, अचानक सब कुछ एक दिन ख़त्म हो सकता है. तो जो मतलब उसका सपना था, ये घर उसका बहुत बड़ा सपना था. तो वो मुझे लगा कि ये तो नहीं, नीलाम तो नहीं हो सकता उसका घर. फाइनली आपने करके दिखाया वो. आई थिंक इट इज़ लव, उस शो की और उस किरदार की लोगों का प्यार था, दैट आई कुड डू इट. मैं तो सिर्फ एक ज़रिया थी, लेकिन वो सब लोगों के, और मुझे पता है जेन्युइनली उस टाइम पे ना, मुझे सब लोगों ने कहा कि मत करो, पर मुझे उससे यकीन हो गया कि लोग जितने दुनिया में बुरे लोग हैं उससे ज़्यादा लोग अच्छे हैं, जिन्होंने दिल खोल कर पैसे दिए. सो मच गुडनेस इन द वर्ल्ड. आई थिंक ये लोग ये भूल चुके हैं कि जितनी बुराई लोग डिस्कस करते हैं उससे ज़्यादा अच्छाई भी है. 100%. मुझे अब यकीन हो गया उसके बाद. शो की कौन सी ज़्यादा आपको अभी भी चीज़ें याद आती है? मेमोरीज एक होते हैं ना कि यार. मेरे को सबसे मज़ा आता था कि मैं, शशांक और आसिफ जी, हम तीनों बैठकर, रोहित जी और बाकी सब एक्टर्स भी आते थे, लेकिन हम तीन तो ज़रूर रहते थे. हम लोग लंच करते थे साथ में, और उस लंच में हम लोग मजाक उड़ाने से लेकर, एक दूसरे की टांग खींचने से लेकर, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से लेकर, हर चीज़ के बारे में वो बात करते थे. वो लंच का वक्त इतना खूबसूरत था ना. आई थिंक दोज लंच इज़ व्हाट समटाइम्स आई मिस, दैट कॉन्वर्सेशंस. मतलब हर एक जगह पे हमारे एक मेमोरीज कोई ना कोई होते हैं. बट कहीं ना कहीं एज एन एक्टर कंफर्ट जोन से निकलना इन अ वे, जैसे मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. मुझे कंफर्ट जोन में रहना, मुझे इतनी आदत हो गई है, बहुत मुश्किल होता है. आई थिंक जो लोग इस जोन में वही समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ. बट आई थिंक बहुत मुश्किल होता है कंफर्ट जोन में रहना, उससे फिर डिसीजन लेके. मुझे पता था कि मुझे जाना है अब, क्योंकि इस शो से मुझे जितना चाहिए था, या इस शो को मैं जितना दे सकती थी, या एज एन आर्टिस्ट मुझ में जितना था वो हो चुका था. और मुझे नहीं पता था कि इसके आगे मैं क्या सीख सकती हूँ या इस शो को और एक्स्ट्रा दे सकती हूँ. सो दैट जर्नी फॉर मी वॉज ओवर. इट वॉज स्कैरी, क्योंकि ये नहीं पता था कि क्या होगा आगे. Exactly, डर लगता है. और टू बी, जैसे आपने कहा कि मैं कुछ, आई डोंट filter anything, that show was giving me a lot of money because it's a very successful show. मैं लीड एक्टर थी, तो मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा था, और फिल्मों में मुझे इतने पैसे नहीं मिलते जितने उस शो में. तो मैंने बहुत सारा पैसा फोरगो किया, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग चैलेंज्ड. और मुझे पता था कि अगर मैं यही करती रही तो फिर मेरा पूरी जो जर्नी है वो सिर्फ एक किरदार में सिमट कर रह जाएगी, और वो मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा था मुझे. तो इट टुक अ वाइल, और अभी भी बहुत प्यारी यादें हैं, पर मुझे यकीन था कि मुझे जाना है आगे. आपके हिसाब से लोगों को निकलना चाहिए कंफर्ट जोन के बाहर अगर कोई फंसा है? अगेन ना, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि कुछ लोग, मतलब ऐसा होता है, कुछ लोग हंटर्स होते हैं, कुछ लोग फार्मर्स होते हैं. हंटर जो होता है वो एक जगह बैठकर नहीं खुश रह सकता. फार्मर जो होता है वो रोज़ अपने खेत में जाएगा, बीज लगाएगा, बारिश का इंतज़ार करेगा, फिर वो अपनी फसल काट कर बेचेगा और बहुत खुश रहेगा. सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर अ हंटर और अ फार्मर, एंड नथिंग अगेंस्ट द फार्मर्स. पर दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होंगे. आई थिंक दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है. और यू नो, लाइक यू से कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस और व्हाट इज़ सक्सेस, सबकी डेफिनेशन अलग होती है. तो जो आपके लिए, जो आप सीख कर रहे हो सकता है वो मैं ना सीख कर रही हूँ, है ना. किसी के लिए, किसी एक्ट्रेस के लिए ये ज़रूरी होगा कि मैं
मुझे बहुत मोटा पे पैकेज मिले, मेरे पास 6 गाड़ियाँ हों, मेरे पास 50 लुई विटॉन के बैग्स हो, और मैं ना ये कर सकूँ। और मेरी शायद सक्सेस की परिभाषा कुछ और होगी, कि मुझे लगेगा कि यार कोई बात नहीं, पैसे हो ना हो, ये मुझे इज़्ज़त मिले, या मैं मैं अपनी कैरेक्टर बना सकूं कि मैं 80 साल तक भी काम कर सकूं. आई वॉन्ट अ रेंज. सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट एम्बिशन दैट यू आर सीकिंग. करेक्ट, राइट. तो उसके लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए हो सकता है अच्छा ना हो. सो अगेन इट्स सो सब्जेक्टिव. हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव. फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू और व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू, इज़ ये कि एट एवरी पॉइंट इन टाइम ऑफ माई लाइफ मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं पर्सनली और प्रोफेशनली आई एम द बेस्ट और हाईएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. जो मैंने कल किया मैं उससे बेहतर हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे और बेहतर करेगा. ये मेरा मापदंड है. हो सकता है उस पूरे जर्नी में मेरे पास 3 घर से 2 हो जाएं या 2 से 3 ही हो, वो मेरा मापदंड है. लेकिन किसी के लिए ये है कि भाई मैं शाहरुख की तरह बड़ा एक बंगला बना सकूं और मैं ये कर सकूं. तो हर किसी की परिभाषा अलग है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर एनीथिंग. Maybe somebody is getting a kick out of getting that pay package and having 6 flats in Bombay. Maybe that's a kick for them. Maybe it's not for me. आप लक में भी बिलीव करते हो? लक फैक्टर, मेहनत के साथ जितना उतना ही लक इम्पोर्टेंट है? मुझे पहले नहीं लगता था क्योंकि मेरे फादर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि डेस्टिनी तो है, कुछ तो है. क्योंकि ये मैंने देखा है आसपास कि मैंने से बहुत लोग देखे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पूरा दिन लगा रहे हैं, ठीक है, 24/7, बट उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए जहाँ पे उनको पहुंचना है. बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ मेहनत नहीं की है, बट उनका लक इतना ज़बरदस्त है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए. सो मेरे हिसाब से लक इम्पॉर्टेंट है, मेहनत के साथ भी चाहिए है तो, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं है. जैसे कि मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लाइक मैं एक बहुत बड़े फिल्म मेकर के साथ मिली थी एक बहुत बड़ी फिल्म की लीड के लिए. और 1-2 बार भी ऐसा हुआ कि आई कुड हैव बीन अ लीड इन अ वेरी बिग फिल्म, लेकिन वो नहीं हो पाया वर्कआउट. राइट. लाइक आई स्टार्टेड विद समथिंग एल्स. आई स्टार्टेड विद जब वी मेट एज अ सिस्टर्स रोल. तो अगर वो मेरी शुरुआत होती तो शायद मेरी किस्मत या कुछ मेरी जर्नी कुछ और होती. मगर इट्स द जर्नी. पर दिस जर्नी हैज़ मेड मी वाइजर. और मुझे ये भी लगता है कि इंसान में जो डेप्थ और जो एक गहराई और जो एक फुलनेस ऑफ अ पर्सनालिटी होती है ना, वो आपकी उस स्ट्रगल या उस अप्स एंड डाउन्स या उससे बहुत अच्छी आती है. अगर आप, मुझे अब लगता है कि शायद अगर मैं शुरुआत से अगर वहाँ से शुरू करती, आई डोंट नो, इट्स हार्ड टू टेल. शायद, या मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, मे बी इट्स विशफुल थिंकिंग, बट इट हैज़ डेफिनेटली मेड मी वाइजर एंड मोर होलसम एज अ पर्सन. लाइक मोर कंपैशनेट, एम्पैथेटिक. वो तो मैं हमेशा से थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गहराई इंसान में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने फेलियर्स से सीखते हो उतना आप अपनी सक्सेस से नहीं सीखते हो. सो समटाइम्स फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. मैं उस पर आ रहा था जब मैं आपके बारे में पढ़ भी रहा था, आपने ज़्यादा फिल्में नहीं की है. मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं की. कोई रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि जब वी मेट के बाद मुझे कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ उस फिल्म से. और वो दौर भी ऐसा था जहाँ फिल्में ऐसी ही बनती थी जहाँ इट वाज ओनली अबाउट द हीरो एंड हीरोइन. एंड मे बी वो वक्त भी ऐसा था कि इफ़ यू स्टार्टेड विद अ सिस्टर रोल, दे माइट और माइट नॉट कंसिडर यू फॉर अ लीड पार्ट. तो परसेप्शन बन जाता है विच इज़ वेरी स्टूपिड. मुझे समझ में नहीं आता वो. लेकिन उस वक्त मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि फ़िल्मों में मुझे वो करने में मज़ा आएगा. एंड देन टेलीविज़न एंकरिंग हैपेंड. देन आई डिड डांस इंडिया डांस एंड देन आई होस्टेड 14 शोज. सो दैट was very good for me. और उस वक्त I was alone in Bombay with my mother. I had to fend for myself. So I had to figure out कि financially also I have to make my life viable. I also have to buy a house. I have to come to that basic level of existence. So a lot of decisions were taken. अगर मैं बहुत फाइनेंशियली कंफर्टेबल होती या मेरी फैमिली यहाँ होती तो मैं सोचती कि ठीक है, मैं 2-3 साल वेट करती हूँ फॉर द राइट फिल्म, विच आई कैन डू नाउ. लेकिन उस वक्त आई हैड टू वर्क. तो जो भी मेरे पास आ रहा था, आई केप्ट ऑन पिकिंग अप दैट. तो फाइनेंशियली कब चेंज हुआ रियलिटी शोज़ के बाद, जब आप होस्ट करने लगे? आई थिंक पोस्ट भाभी जी, आई
डिसाइडेड दैट अब डिसीजंस मेरे फाइनेंशियली मोटिवेटेड नहीं होते, डिसीजंस आर नाउ मोटिवेटेड। जहाँ मुझे अच्छा है, मुझे मतलब ये भी मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं रोज़ टीवी पे दिखूँ या मैं रोज़ पर्दे पे दिखूँ। आई विल डू ओनली व्हेन आई लाइक द पार्ट एंड इफ़ आई वांट टू डू इट, सो दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस। ओके, एक चीज़ मुझे पता नहीं इस टर्म को क्या बोलते हैं, बट मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की। जैसे मेरे साथ भी होता है, बहुत लोग ओपनली बात नहीं करते, आई डोंट नो कितने, बट जब आप कैमरा के सामने हो और एक फॉर एग्जांपल अगर एक आप पीक पे पहुंच गए, ठीक है, तो उसके बाद ना वो जो एक वैलिडेशन जो लोगों से मिलना होता है ना, उसकी आदत लग जाती है। एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट, अरे ये फॉर एग्जांपल मेरे केस में, अरे ये इंटरव्यूज़ लेता है, एक्टर्स के साथ होता है आसपास, एक एंकर है, एक आरजे है, एक इम्प्रेशन बन जाता है, एक वैलिडेशन मिलने की आदत लग जाती है। बट जब कभी ऐसा लगता है कि अगर ये किस दिन बंद हो गया, एक थॉट्स आते हैं, तो मेरा पॉइंट ये कि एक जो वैलिडेशन बाहर से आता है, एज एक्टर्स आपके साथ भी हुआ है? बिकॉज आई फील मेरे अगर इस लेवल पे हो रहा है, एक्टर्स के लिए तो क्या ही होगा। मुझे फेम के चले जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन, क्योंकि मैंने देख लिया। मुझे ये भी पता है कि you're as good as your last project. कितने भी आप बड़े स्टार हो, you're as good as your last project. You're just a product. और आपको लोग उतना प्यार दे के उतनी जल्दी भूल भी सकते हैं। तो उस चीज़ से तो मुझे उस बात की अवेयरनेस है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेती। हैविंग सेड दैट, मुझे एक ही चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है, सिर्फ एक चीज़ की इनसिक्योरिटी। आई होप आई कीप गेटिंग गुड वर्क। वो चले ना चले, उससे मुझे फेम मिले ना मिले, वो मुझे पता नहीं, पर मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। और मुझे इस बात की इनसिक्योरिटी ज़रूर होती है कि आई होप that I keep getting good work because I like doing it. That's it. Yeah. तो अभी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, देखो धुरंधर 2 तो है, उसके अलावा कहाँ पे हम? अभी मैं सूरज बरजातिया की अगली फिल्म कर रही हूँ। मैंने प्रेम मोह लिया, उसमें आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ हैं, और उसमें मेरा अच्छा किरदार है। इट्स अ बिग पार्ट। उसमें बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, अनुपम खेर हैं, सीमा पावा, सुप्रिया पाठक, स्वानंद किरकिरे, शाद रंधावा, गीता जी, बहुत सारे एक्टर्स हैं। फैमिली ड्रामा है, जैसे सूरज जी की फिल्में होती हैं। सो दैट इज़ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और बहुत टाइम बाद ऐसे एक फिल्म आ रही है, काफ़ी रिफ्रेशिंग होगी, फैमिली फिल्म। बहुत सालों बाद टिपिकल सूरज जी स्टाइल, जिसमें कि इट्स अ रोमांटिक ड्रामा विथ फैमिली। जो आई थिंक उनकी जो सोच है कि प्यार सिर्फ 2 लोगों या शादी सिर्फ 2 लोगों में नहीं होती, इट्स बिटवीन 2 फैमिलीज एज वेल। और वो उनका अपनी एक छाप है, अपनी एक यूनिक स्टाइल, और उनका जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है वो है, और बहुत सुंदरता से वो करते हैं। आई थिंक वही कर सकते हैं वो, एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव द चांस टू वर्क विद समवन सो नाइस। या हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है। एंड कोई ऐसी आपकी विश लिस्ट या कोई गोल्स है अभी, एक्टर्स, ये टाइप के फिल्म्स या ये डायरेक्टर्स? बहुत है यार, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी यार, ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है, और बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है। आई वांट टू वर्क विद न्यू फिल्म मेकर्स। आई वुड लव टू डू पॉजिटिव, नेगेटिव, सीरियस, इंटेंस, रोमांस। मुझे ऐसा लगता है मैच्योर लव स्टोरीज नहीं बनती। मतलब हमारे देश में, मैं अक्सर कहती हूँ, ये शायद आपने सुना भी होगा पहले कहते हुए, कि ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में ना, जब शादी हो जाती है तब तक लोग प्यार करना बंद कर देते हैं। सिर्फ रोमांस और प्यार 20s में होता है, उसके बाद जब शादी हो जाती है सब कुछ खत्म हो जाता है। लाइफ बियॉन्ड इट डजंट एग्जिस्ट। अरे भाई, लोगों के दिलों में फिर भी दिल धड़कते हैं। देयर इज़ रोमांस, लव, एंड आई एम लॉन्गिंग टू डू अ मैच्योर लव स्टोरी बिकॉज आई थिंक इंडिया नीड्स इट। हम लोग प्रे करें कि ऐसे ही आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइप के फिल्म प्रोजेक्ट्स करो आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी आपसे आज। अरे यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। इट रियली फेल्ट लाइक कि हम एक्चुअली पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, हम जेन्युइनली बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बट जाने से पहले एनी मैसेज, जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं और आगे भी देखने वाले हैं, एंड धुरंधर 2 के फैंस के लिए प्लीज़ पहले, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए। सो या मैं बहुत सबसे पहले बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ कि मैंने जो भी काम किया, छोटा बड़ा, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, मुझे बहुत प्यार मिला। जेन्युइनली जो भी मैंने किया उसमें मुझे बहुत प्यार मिला। और धुरंधर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें आपने जो मुझे प्यार दिया, इट्स अ सम टोटल ऑफ वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ। पहले
आई रियली विश एंड होप दैट आई नेवर लेट यू डाउन, और मैं आपको आपसे ऐसे ही प्यार लेते रहूँ. एंड डू वॉच Dhurandhar 2 बिकॉज it's genuinely a good film, not because of anyone else, not because of me or anyone else, but it's because it's a genuinely good film. Perfect. 19th March, I think. 19th March. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you so much.